हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं लव कुमार सिंह, वेलकम ऑन लव कुमार केमिस्ट्री टीचर चैनल पे आपका स्वागत है। हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का स्टडी कर रहे हैं लगातार पिछले कई क्लास से, पिछले कई लेक्चर से। आज हम लोग हाइब्रिडाइजेशन का, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो हम बहुत खतरनाक तरीके से आपको बताने वाले हैं। आपको ध्यान से सिर्फ देखना है और कॉपी कलम लेकर के बैठना है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि सर बता क्या रहे हैं, किस पॉइंट को ज्यादा नोट करना है, किस पॉइंट को ध्यान में रखना है। इन सारी चीजों को बखूबी रखते हुए ध्यान में और आपको क्लास करना है। ध्यान से यहाँ देखें, लिखा हुआ है हाइब्रिडाइजेशन इन ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। बताया गया कि एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होता है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो होता है उसमें बताया गया है कि जो वीक फील्ड लिगेंड से हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरफ जाते हैं, मूव करते हैं। वीक फील्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड कौन सा लिगेंड होगा, वो में हमने लिखा है। और स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का मतलब होता है कि ये लिगेंड्स फिलिंग ऑर्डर को बताता है। it is the list of it is the list of ligands based on their field strength and crystal field splitting energy। मैं आपको आगे चल के बताऊंगा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होता है टूटने का। जैसे डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल में 5 डिब्बे होते हैं, उसके ब्रेक करने में जो एनर्जी लगता है उसको हम लोग कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, है ना। उसमें कहा गया हम लोगों को कि ऑर्डर ऑफ द वीक फील्ड लिगेंड जो सीरीज है उसमें सबसे कमजोर वाला जो लिगेंड्स होता है वो आई माइनस होता है, बी आर माइनस होता है, सल्फाइड माइनस होता है, थायोसल्फाइड है, Cl माइनस, NO3 माइनस, F माइनस। ये NO2 माइनस नहीं है, नोटेड दैट NO3 माइनस नाइट्रेट आयन। और उसके बाद F माइनस है। F माइनस के बाद हम OH माइनस को कंसीडर करते हैं। फिर उसके बाद इथाइल एल्कोहल होता है, फिर वाटर होता है, फिर NCS होता है, आइसोथायोसाइनाइड है। फिर उसके बाद स्ट्रॉन्ग में आ जाते हैं हम लोग, EDTA। स्ट्रॉन्ग में क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। EDTA, अमोनिया, इथाइलिन डाइमीन, नाइट्राइट आयन, Cn माइनस CO, यानी NH3En, NO2 माइनस, Cn और CO। ये आपको ध्यान में रहना चाहिए, है ना। और एक खास बात और है कि अगर CMA हमारा CO2 प्लस है, उसके साथ अगर अमोनिया होगा तो वीक फील्ड लिगेंड होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। यानी कोबाल्ट सेकेंड के साथ अगर अमोनिया होगा तो वीक फील्ड लिगेंड का काम करेगा। और पीडी और पीटी जो है वो इनर कॉम्प्लेक्स होगा। और मैं बताता हूं कैसे ये इनर कॉम्प्लेक्स होगा। ये 4D और 5D सीरीज से बिलोंग करता है। मैं आपको एक एक करके पहले यह बता दूं कि जो हाइब्रिडाइजेशन है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पर, वो डिपेंड करता है कोऑर्डिनेशन नंबर पर, और कोऑर्डिनेशन नंबर डिपेंड करता है नंबर ऑफ डोनर एटम्स पर, और सारे डोनर एटम्स पर डिपेंड करता है कि कितना बाइडेंटेड है, कितना मोनोडेंटेड लिगेंड है, उस पर डोनर एटम डिपेंड करता है। ये ध्यान रखना है आपको। NH3En, NO2, Cn, CO, EDTA स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। आइए देखिए, मतलब जो डी ऑर्बिटल्स हमारे होते हैं, जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं आपको तो मालूम है, जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं उसमें 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, आपको पता ही होगा। 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। जब हम इसको स्प्लिटिंग एनर्जी देते हैं तो ये स्प्लिट करता है। स्प्लिट करने के बाद यहां से 3 और 2 ऑर्बिटल में ये स्प्लिट करता है ना। अब जब हम स्ट्रॉन्ग लिगेंड की बात करेंगे, हम लिगेंड्स में हम आपको बता रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड से क्या फर्क पड़ने वाला है ना। 5 ऑर्बिटल्स है यहाँ पे, इसको एनर्जी दे करके हमने स्प्लिट किया है। स्प्लिट करने के बाद अगर मान लो कि डी में हमारे पास यहां लिख रहे हैं हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और यहां लिख रहे हैं हम वीक फील्ड लिगेंड्स, है ना। क्या फर्क पड़ता है मैं ये बताना चाह रहा हूं। अगर मान लो कि हमारे पास D1 रहा, D1, डी में एक ही इलेक्ट्रॉन है। डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यहाँ कोई इफेक्ट नहीं होगा, नो इफेक्ट, यहां भी नो इफेक्ट। क्लियर हो गया, दिख रहा है ना आपको। अब जरा देखिए, अगर मान लीजिए हमारे पास D2 है,
डी में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 1 और 2। यहाँ भी स्ट्रॉन्ग फील्ड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे है वैसे ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर मान लो D3 रहा हमारे पास, D3 रहा, D3 रहा तो 1 2 और 3, यहाँ भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। अगर मान लो हमारे पास D4 रहा, D4 रहा, आपको तो मालूम है सबसे पहले हम लोग हुन्स रूल के अकॉर्डिंग एक एक करके, ये अबाउ रूल के अनुसार हम लोग एक एक करके इलेक्ट्रॉन लोअर वाले में तब हायर वाले में डालते हैं, लेकिन यहाँ तो हुन्स के अकॉर्डिंग हम लोग एक एक करके इलेक्ट्रॉन डालेंगे। तो 3 हो गए और ये क्या हो गए 4, है ना। अब हमारे पास जो है ना, इसमें आ गए हमारे पास 3 और साइड वाले में 1 आ गए। तो अब हम किस प्रकार से स्ट्रॉन्ग फील्ड में, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ क्या होगा, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ यहाँ से पेयरिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पेयरिंग। ये यहाँ पे आ जाएंगे। अब जब यहाँ पर आएंगे तो फर्क क्या पड़ेगा, यहाँ से फर्क पड़ेगा, ये जो हमारा डी है ये वैकेंट हो जाएगा और यहाँ ऐसा था और यहाँ पेयरिंग हो जाएगा। इससे यह पता चलता है कि इसके पास जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कितने हो गए, 2 हो गए। अब इस प्रकार से अगर मान लीजिए कि हमारे पास D5 आ जाता, मान लीजिए हमारे पास डी में 5 इलेक्ट्रॉन्स होता, तो क्या करते हम लोग, तो क्या करते 1 2 3 4 और 5, तो क्या करते हम लोग, तो भी हमारा पेयरिंग होता। कैसे पेयरिंग होता, ये या इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें तो जैसा है वैसा ही रह जाता, इसमें जैसा है वैसा ही रह जाता, यहाँ पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं होता, ऐसा ही रह जाता है ना। अब देखिए इसमें क्या होता, इसमें एक यहाँ आता और एक यहाँ आता, पेयरिंग हो जाएगा ना। और जब पेयरिंग हो जाएगा तो कैसा दिखाई देगा आपको, ये ऐसा है, ये ऐसा हो गया, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा। तो यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आ गया 1, और इस वाले में जैसा है वैसा ही दिखाई देगा आपको, कोई अंतर नहीं होगा, जैसा इलेक्ट्रॉन लिखा गया है वैसा ही रहेगा। अब मान लो कि हमारे पास D6 होता, दिखाई दे रही कि नहीं, आप देख लो जरा। जैसे मान लो कि हमारे पास D6 होता, तो D6 तो नहीं दिखाई दे रहा, मैं ऊपर लिखता हूं, जरा इसको इरेज करके आप इसको नोट कर लो। जरा मान लो हमारे पास अगर D6 रहा था, ये क्या है मैं तुरंत आपको क्लियर करता हूं, आप परेशान ना होइए, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास D6 है, तो D6 को कैसे लिखेंगे हम लोग, एक तो हमारे पास 3 हो गए, तो यहाँ 1 2 3 4 और ये कितना 5 और ये कितना 6 हो गया। अब हमारे पास क्या होगा, 2 ऑप्शन है, एक तो अभी ये पेयरिंग कर लेगा, पेयरिंग कर लेगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में, तो ये दिखेगा कैसा 1 2 3, ये तो पहले से है पेयर, अब ये भी पेयर, ये भी पेयर हो गया और ये पूरी तरीके से वैकेंट हो गया, है ना। तो D2 खाली हो गया है ना, यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो गया 0। और यहाँ पे जैसा रहता वैसा ही, अगर मान लो हम इधर वीक फील्ड लिगेंड की बात करें तो ये जैसा है वैसा ही रह जाएगा, इसमें कोई अंतर नहीं होगा। अगर मान लो हमारे पास D7 है तो क्या करेंगे, अगर हमारे पास D7 है तो क्या करेंगे हम लोग, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमारे पास यहाँ एक ही पेयर होने वाला है और एक पेयर होगा अगर D7 में हमारे पास, तब क्या हो जाएगा, एक तो अनपेयर्ड हो जाएगा। अब आप बताओ कि ये वाला अगर हमारा पेयर होता है इसमें, है ना, ये वाला पेयर होता है, अगर कब पेयर होगा, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तब, तो हमारा कैसा हो गया, ऐसा हो गया, और डी में एक इलेक्ट्रॉन आपका रह गया, ऐसा बन गया, है ना। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 1, और यहाँ जैसा है ना वैसा ही रह जाएगा, एकदम जैसा है, मतलब ये जैसा है ना वैसा ही रह जाएगा, इसमें कोई चेंजिंग करने की आवश्यकता आपको नहीं है, है ना, जैसा है वैसा रह गया। अब इसी तरीके से अगर D8 रहता तो ये आपस में पेयर कर जाता। अगर मान लो हमारे पास D8 है, D8 लिखा हुआ है, D8 को पहले अरेंज करना होगा हम लोग को, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब क्या हो जाएगा,
अब हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड अगर लिगेंड हुआ जैसे NO2 CN है ना, NO2 माइनस CN माइनस CO EDTA EN NH3 ये सब रहा तो ये क्या हो जाता है, पेयर हो जाएगा। और अगर ये पेयर हो गया तो बताओ तो यहाँ पर ऐसा हो गया, एक खाली हो गया डी का, और बाकी ये जैसा है वैसा ही रह जाएगा। 1 2 3 4 5 6 और 1 7 1 8 5 ऐसा ही रह गया है ना। अब अगर मान लो कि D9 हुआ तो क्या करेंगे, हमारे पास अगर D9 हो गया तो फिर तो वो नेक्स्ट में चला जाएगा। अगर हमारे पास D9 हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, अब ये क्या करेगा, ये गोज टू हायर ऑर्बिट, गोज टू हायर ऑर्बिट। हम वहां देख लेंगे कि हायर ऑर्बिट हमारा कौन सा है, उसमें ये ट्रांसफर हो जाएगा, है ना, चला जाएगा, ट्रांजिटेड हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लिगेंड्स फिलिंग ऑर्डर आपको बताए। अब हम आपको एक दो एग्जांपल जब तक बताएंगे ना तब तक आपको मजा नहीं आएगा, पता नहीं चलेगा कि सर क्या बताए हैं अभी, है ना। तो मैं इसको लेकर के आता हूं एग्जांपल में और क्वेश्चन के साथ। Now start in tetrahedral complex. Now hybridization in tetrahedral complex compound, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ना। जरा देखिए, अगर मान लेते हैं हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन इन टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ना। अब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है हमारा, वो देखिए, जैसे मान लीजिए वहां कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा हमारा, 4, है ना। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो 4 में हमारे पास दो ऑप्शन होंगे, है ना। ये हाइब्रिडाइजेशन इन ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 4, तो यहाँ हमारे पास दो ऑप्शन हो सकता है, एक तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है और दूसरा आपका DsP2 होगा, है ना। और D अगर अंदर वाला यूज हुआ होगा तो हम लोग कहते हैं कि वो इनर कॉम्प्लेक्स कहलाता है। कौन सा कॉम्प्लेक्स कहलाता है, इनर। और वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हो करता है, कैसा होता है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहलाता है ना। और DsP2 का जो स्ट्रक्चर होगा वो स्क्वायर प्लेनर होता है और इसका जो बॉन्ड एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, है ना। इधर आ जाइए, जो sp3 होगा वो हमारा, यहाँ तो डी यूज ही नहीं हुआ है तो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर रखेंगे वो हमारा टेट्राहेड्रल हो जाएगा और यहाँ जो बॉन्ड एंगल होगा वो 109.28 सेकेंड होगा, या इसी को कह दीजिए 109.5 डिग्री होगा, है ना। इस तरीके से हमारा मालूम चल गया कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो वहां दो टाइप का हाइब्रिडेशन होगा, एक sp3 होगा और एक DsP2 होगा। अब कब sp3 होगा और कब DsP2 होगा, इसके लिए हम दो चार क्वेश्चंस आपको बता रहे हैं तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि कब sp2 होगा और कब sp3 होगा और कब DsP3 होगा, है ना। हम आपको बता रहे हैं। आइए देखते रहिए, यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 है। हमने पहला क्वेश्चन लिखा यहाँ पर, निकेल और CN का होल 4 और यहाँ पे 2 माइनस।
सबसे पहले तो आप ये मेरे को बताओ कि यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएंगे, 4। ऐसा इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हुआ क्योंकि एक सीएन मोनोडेंटेड होता है, तो 4 सीएन है तो 4 मोनोडेंटेड हो गए, और 4 मोनोडेंटेड हो गए, इसका मतलब है कि हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन होने वाला है, या तो sp3 होंगे या तो dsp2 होंगे, लेकिन अभी तो मालूम नहीं है कि क्या होगा, तो इसी बात को हम जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले बताओ कि निकेल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा वो क्या आएगा। एक सीएन पर -1, 4 सीएन पर -4, -2, x -4 बराबर -2, तो यहाँ पर +2 आ जाएगा। इस तरीके से जो आपका निकेल +2 आया है, अब इसका कॉन्फ़िगरेशन हम लोग पहले से जानेंगे तब जाके मालूम चलेगा। अब मान लो कि निकेल का एटॉमिक नंबर होता है 28, क्लियर है। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d, ये निकेल का है। लेकिन हमको 2+ लाने के लिए तो हमारा 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ होगा आउटर मोस्ट सेल से, वैलेंस सेल से, तो वैलेंस सेल हमारा क्या है, यही है ना, ये 4s0 रह गया। अब आप बताओ 4s0 यहां रखो, अच्छा है इधर रखो, कोई दिक्कत नहीं है, 4s है, 4p होता है, 4d होता है, सब जीरो पड़ा हुआ है। अब एक बात बताओ, ये जो Cn है हमारे, ये Cn हमारा क्या है, Cn माइनस कैसा लिगेंड है, आप देखो अपना कॉपी पलट के, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड के प्रेजेंस में हमने कहा ना कि पेयरिंग हो जाता है, पेयरिंग हो जाएगा। अब एक बात बताओ, जो हमारा 3d8 है, 3d8 है हमारे पास, तो वहां 1 2 3 4 5 6 7 और 8 है ना। अब हमारे पास जो 3d8 है, अब जरा आप गौर से देखिए, ये जो 3d8 है, तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, यहाँ पर तो हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन क्या है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो ये पेयरिंग करा लेगा, और जब पेयरिंग करा लेगा तो कैसा दिखेगा, आफ्टर पेयरिंग कैसा हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये आपका पेयरिंग हो गया, नहीं 8 हो गया, है ना। अब इसके मतलब है कि एक तो खाली पड़ गए हमारे, एक तो जो डी ऑर्बिटल है वो क्या हो गया हमारा, खाली पड़ा गया। अब एक डी है और डी वाला यूज हो गया, तो अब डी वाला तो पहले यूज हुआ, और डी कितना यूज हो रहा है, एक। अब हमारे पास क्या क्या बचा है, एस का बचा है, पी का बचा है। अब आप देखो आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 है, और आपको तो पता है कि एक कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है एक साथ, और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, तो उसके लिए तो एक डिब्बा वैकेंट होना चाहिए। इस प्रकार से 4 कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गए, और 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए 4 को वैकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल होना चाहिए, तभी तो वो इलेक्ट्रॉन डाल पाएंगे वहां पे। तो सबसे पहला डी अवेलेबल हो गया, फिर एक हमारा एस का अवेलेबल हो गया, एस तो हमेशा एक होना ही चाहिए, खाली एस मिक्स करेगा तभी तो एसपी और कुछ बनेंगे, 2 हो गए, एक सीएन यहां एडजस्ट कर गए, एक सीएन यहां कर गए, एक सीएन यहां, एक सीएन यहां कर गए। अब देखिए तो क्या हो गया, DsP2 हो गए, ये D का है, ये S का है, ये P का है। इस प्रकार से इसका जो हाइब्रिडाइजेशन हो गया DsP2 हो गया, मतलब इसका जो स्ट्रक्चर हो गया वो स्क्वायर प्लेनर हो गया। इसका मतलब कि यहाँ जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है वो तो जीरो है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन क्या है, यहाँ पे जीरो आ गए, और अनपेयर इलेक्ट्रॉन जीरो आ गए, इसका मतलब है कि जो मैग्नेटिक मोमेंट होंगे उसका फॉर्मूला तो आपको पता ही है, रूट अंडर n इंटू एन प्लस 2 ये फॉर्मूला है। तो यहाँ आ गए आपका जीरो, 0+2 तो जीरो आ गए, इसका जिसका मैग्नेटिक मोमेंट जीरो आ गए, अनपेयर इलेक्ट्रॉन जीरो, इसका मतलब है कि वो कलरलेस कंपाउंड होगा। अब बताइए यहाँ डी हमारा इनर वाला यूज किया गया, एस से पहले वाला, तो ये इनर कॉम्प्लेक्स शो करेगा, और जो इनर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं। अब देखिए आपको दिखाई दे रहा है अच्छे से, हैं? इस प्रकार से हमने आपको हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताया अच्छे से, है ना। अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, और दूसरा थोड़ा इंक भर लेते हैं, और दूसरा एग्जांपल में हम आपको लेते हैं, तब तक आप बनाइए।
बनाइए निकेल सीओ का हॉल 4, उसका बनाइए। हम जो अभी पढ़ रहे हैं, आपको तो पता होना चाहिए कि हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन डिपेंड करता है कोऑर्डिनेशन नंबर पर, कोऑर्डिनेशन नंबर डिपेंड करता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितना बनाता है लिगेंड। और अगर लिगेंड कैसा है, मोनोडेंटेड है कि बाइडेंटेड है कि ट्राइडेंटेड है, उस पर डिपेंड करता है हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर। अब जैसे मान लो कि हमने ये बताया, अब अगर मान लो कि हमने लिया NiCO का हॉल 4, उस करो अगर हमने मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया निकेल सीओ का हॉल 4 लिया, यहाँ 0 चार्ज है, इसका मतलब इस पर भी 0 चार्ज होगा हमारा, क्लियर है। अब यहाँ पर भी तो कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा 4 है, और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो या तो sp3 होगा या तो dsp2 होगा, ये तो पता करना होगा। अब मान लो निकेल है तो इसका एटॉमिक नंबर 28 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d क्या होगा 8 हो गए कि नहीं, 28 हो गए। अब आप जरा देखो डी में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, डी में हमारे पास 8 है, 1 2 3 4 और 5 6 7 और 8 है ना। अब आप जरा देखो एस में कितने इलेक्ट्रॉन है, एस में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है। आपको क्या बताया गया है कि अगर मान लो कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये हमारा जो सीओ है ये कैसा लिगेंड है, ये तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या कराता है, पेयरिंग कराएगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या कराएगा, पेयरिंग कराएगा। और पेयरिंग कराने का मतलब है, बताओ ये यहाँ पेयर हो जाएंगे, और साथ ही साथ अगर मान लो कि हमारे पास अगर एस अवेलेबल नहीं है वैकेंट, तो क्या हमारा हाइब्रिडाइजेशन एस के बगैर पॉसिबल हो सकता है, नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि मिक्सिंग ऑफ जब तक एस का एक ऑर्बिटल मिक्स नहीं होगा तब तक पी के ऑर्बिटल को कैसे मिक्स करें। तो स्वाभाविक है जब एस का ऑर्बिटल वैकेंट होगा तभी हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे। तो एस ऑर्बिटल वैकेंट करने के लिए क्या करना होगा, इस लोअर एनर्जी वाले से हायर एनर्जी वाले में ट्रांसफर करना होगा, एक को यहां कराओ एक को यहां कराओ, इस प्रकार से ये एस खाली पड़ गए। और डी वाले में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये पूरा भर गए, तो यहाँ पर एस खाली हो गए। अब हमारे पास 4s खाली हो गया, 4p पहले से खाली है कि नहीं, और इसी तरीके से 4d भी पहले से खाली होता है, तो s में कितना होगा एक खाली, और p में कितना होता है 3। तो अब आप बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो 4 डिब्बा खाली करना पड़ेगा ना, 1 2 3 और 1 4, तो पहला क्या यूज हुआ s। इस प्रकार से इसका जो हाइब्रिडाइजेशन हो गए वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गए, और sp3 का मतलब कैसा इसका स्ट्रक्चर रहा होगा, टेट्राहेड्रल रहा होगा, और इसका बॉन्ड एंगल कितना रहा होगा 109.5 डिग्री या 109.28 मिनट रहा होगा है ना। अब एक बात आप बताओ, यहां तक तो आ गए, तो यहां तक तो समझ गए। अब एक और क्वेश्चन जरा आप सॉल्व करो। अगर मान लो क्वेश्चन नंबर 3 हमने लिख दिया, और इसमें लिख दिया निकेल Cl हॉल 4 और 2 माइनस। अब आप इसको सॉल्व करके देखो कि क्या आ रहा है, इसको इरेज करते हैं। अब देखो हमारे पास Cl एक होता तो -1 होता, 4 है तो -4 हो गया, x -4 बराबर -2, x -4 बराबर -2, तो x बराबर +2 आ गए, तो निकेल +2 हो गए। अब ये निकेल +2 आ गए तो इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, सीधा लिख लो आप, आर्गन 18 हो गए, 18 2 20 और 3d8, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा आपको 0, तो 4s तो खाली पड़ा हुआ है, और d में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इस प्रकार से हो गया। अब s ऑर्बिटल तो हमारा खाली पड़ा हुआ है, s के बाद हमारा p भी खाली पड़ा हुआ है, और साथ ही साथ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 4, और जो Cl माइनस है वो तो वीक फील्ड लिगेंड है, कैसा लिगेंड है,
वीक फील्ड लिगेंड है। अब बताओ तो क्या हो जाएगा, एक एस में जाएगा, एक और 3 पी में जाएगा। तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया, टेट्राहाइड्रल हो गया और बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री आ गए। और देखो निकेल का जब निकालोगे तो किसमें एंट्री किया है, 3D में। तो 3D वाला जो है वो तो 3D वाला जो है वो क्या आ रहा है, वो हमेशा जैसे कोई sp3 आ रहा है, मतलब इन जनरल sp3 आ जा रहा है ना। लेकिन जब आप 4D और 5D वाले लेंगे, 4D एंड 5D सीरीज वाले अगर एलिमेंट्स को लेते हैं तो ध्यान दे, वहां पर जो है ना वो उसके साथ जो लिगेंड रहेंगे ना, उसके साथ जो लिगेंड रहेंगे ना वो हमेशा स्ट्रॉन्ग लिगेंड का काम करेंगे। ऑल लिगेंड्स एक्ट एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, है ना। जैसे अब मान लो मैं एक दो एग्जांपल आपको बताता हूं। जैसे मान लो कि अगर हमने क्वेश्चन लिखा, अगर मान लो हमने लिखा यहाँ पर पीटी और Cl4 लिखा और 2 माइनस लिखा। अब इसका हमको कॉन्फ़िगरेशन मतलब हाइब्रिडाइजेशन निकालना है पीटी का। तो यहाँ तो -4 हो गए, तो ये तो +2 हो गए, और पीटी +2 हो गया तो प्लेटिनम जो है वो +2 हो गया। अब आप बताओ कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ये कैसा काम करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का। अब आप बताओ कि प्लेटिनम का कैसे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। प्लेटिनम है, इससे पहले अगर मान लो कि ये हो गया और एक और मैं देता हूं, जैसे मान लो पीडी हो गए और Cl4 हो गया, है ना, और यहाँ पर 2 माइनस। अब यहाँ भी निकाल के आप देख लो, ये भी +2 हो गए। अब आपको बताना है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। यहाँ भी ये भी Cl स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करेगा, और ये भी आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करेगा, है ना। अब आपको बताना है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन रियल में क्या आएगा। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का जनरली अगर काम करेगा तो ध्यान रहे कि वो DsP2 ही आएगा, है ना। और वीक फील्ड लिगेंड होगा तो वहां sp3 आएगा, है ना। अब जरा देखो तो आप, मान लो कि अगर हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड यूज किए और प्लेडियम का होता कितना एटॉमिक नंबर है, बताओ तो। प्लेडियम का कितना होता है, 46 होता है ना। कैडमियम का 48 होता है। तो 46 होता है, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, क्रिप्टन। 36 कंप्लीट हो गया, और फिर लिखेंगे 5s2, 38 हो गया, और 4d कितना हो जाएगा, 8, ऐसा हो गया, है ना। और लेकिन PD+2 कह रहा है ना, PD+2 कह रहा है, तो ये तो हमने लिखा पूरा प्लेडियम का 46 का, यानी 36, 38 और 8 46 हो गए, है ना। लेकिन हमको बनाना है प्लेडियम 2+ का, और प्लेडियम 2+ का हाइयर वाले में से 2 इलेक्ट्रॉन लूज करा देंगे तो हो गए 5s0। अब हमारे पास 4d8 हो गए, 4d8 हो गए का मतलब 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और 8 है। अब आप बताओ ये जो Cl4 है हमारा, वो कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इसलिए है क्योंकि ये देखो ये किस सीरीज से बिलोंग कर रहा है, 4D से। ये जो पीडी है ये किस सीरीज से बिलोंग कर रहा है, 4D से। हमने लिखा है 4D, और ये किस से बिलोंग करेगा, 5D से। 5D से करेगा ना प्लेटिनम, 5D से करेगा। तो 4D से बिलोंग कर रहा है, और ये किससे करेगा, 5D से। आप कॉन्फ़िगरेशन लिखो ना, 5D से सीरीज से। तो ऑल लिगेंड एक्ट एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। 4D 5D वाला हमेशा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करेगा। हालांकि Cl- हमारा वीक फील्ड लिगेंड है, लेकिन ये वीक फील्ड लिगेंड का काम कर नहीं रहा है। यहां पर 4D और 5D, 4D और 5D के साथ ये कैसा काम कर रहा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का इन 4D एंड 5D सीरीज एलिमेंट, है ना। तो वही मैं कह रहा हूं कि जब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करेगा तो ये आपस में पेयर हो जाएगा, और जब पेयर हो जाएगा तो कैसा दिखाई दे रहा है आपको, देखिए तो। जब ये पेयर्ड हो जाएंगे तो क्या इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे, नहीं रहेंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो गए।
अनपेयर इलेक्ट्रॉन यहां पे लिख रहा हूं, अनपेयर इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, 0। अब 0 हो गया, इसका मतलब ये डायमैग्नेटिक इन नेचर हो गए, कलरलेस कंपाउंड हो गए, और एक डी तो खाली हो गया। अब एक डी खाली और एस अवेलेबल है। अरे भैया पहले तो डी अवेलेबल है ना, और डी के बाद क्या अवेलेबल है, एस। 4D के बाद अरेंजमेंट जो होता है, 4D के बाद क्या होगा, 5s, फिर 5p 5d, ये मतलब खाली पड़ा हुआ है इसके इसके केस में ऑर्बिटल। तो एक तो पहला डी यूज होगा, और टोटल कोऑर्डिनेशन है कितना, 4, तो 4 डिब्बा खाली चाहिए, एक डी का यूज हो गया, एस का एक यूज हुआ, अब पी का अब कितना यूज होगा, 3 यूज होगा, तब ना एक सीएल यहां आएगा, एक सीएल यहां, एक सीएल यहां, एक सीएल, तो क्या हो गया, DsP2। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन आ गया वो DsP2 आ गया, और DsP2 का मतलब ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हो गया, इसका जो अरेंजमेंट होगा वो 90 डिग्री पर होगा, है ना। इस तरीके से हमने आपको टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में ढेर सारा एग्जांपल आपको बताए, और बताए कि किस तरीके से हम लोग इसका हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। बड़ा शानदार है और बड़ा आसान तरीका है, अगर आप एक दो बार बनाएंगे तो आपको ध्यान में रहेगा तो पक्का बन ही जाएगा। अब एटॉमिक नंबर ही नहीं पता हो तो कैसे आप निकाल सकते हैं, उसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे जानेंगे, वो तो खुद से मेहनत करना पड़ेगा आपको। चलिए, ये तो हमने टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में बताया, जहां कोऑर्डिनेशन नंबर हमने 4 लिया। 4 कोऑर्डिनेशन नंबर में हमारे पास 2 ऑप्शन मिला, एक ऑप्शन मिला कि हम स्क्वायर कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, दूसरा ऑप्शन मिला कि हम टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। स्क्वायर कॉम्प्लेक्स हमारा तभी होगा जब 4D और 5D सीरीज का होगा, एक्सेप्शन छोड़ करके, मान लो कि कहीं अगर जनरली हो आ जा रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन 4D और 5D सीरीज का, और जो 3D सीरीज का होगा वो जनरली sp3 होगा, है ना, टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स को करेगा। अब आते हैं हाइब्रिडाइजेशन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, 6, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया, इसका मतलब दो दो बात होगा। एक तो आपका हो जाएगा, DsP3, 3 1 4 1 5 नहीं, 6 होना है ना, 6 में आ जाएगा sp3 और D2, एक ये हो गया, और दूसरा क्या हो जाएगा आपका, दूसरा हो जाएगा D2sp3। हमारे पास 2 ऑर्बिटल्स आएंगे, 2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स आएंगे, एक D2sp3 और एक sp3D2, 3 2 5 1 6, 2 1 3 3 6। तो ये दोनों का स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल ही होगा, लेकिन यहाँ का D जो है वो आउट में यूज किया गया है, बाद वाला D यूज किया गया, इसको हम लोग आउटर कॉम्प्लेक्सेस के नाम से जानते हैं, और इसको हम लोग कहेंगे इनर कॉम्प्लेक्सेस के नाम से जानेंगे, है ना। इनर वाला लो कॉम्प्लेक्स होता है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है, और आउटर वाला जो होता है वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है। समझ आ रहा है कि नहीं। जैसे मान लो कि एक एग्जांपल हम बता रहे हैं आपको, K4 ले लो और Fe ले लो और Cn का होल 6 ले लो। अब मुझे मालूम नहीं है कि पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड में क्या हाइब्रिडाइजेशन इसके होंगे, ये मालूम तो है नहीं। तो सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना होता है, सबसे पहले हम लोग सावधानी से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जानते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गए, ये तो फिक्स है, या तो ये होगा या तो ये होगा, इसमें कोई शक नहीं है। अब बात करते हैं, यहाँ -6 है, यहाँ +4 है, तो यहाँ +2 हो गया। मालूम चल गया कि Fe2+ यूज किया गया है, इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो यूज किया गया वो Fe2+ यूज किया गया है। अब Fe2+ का हमारा क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा तो वो देखना होगा। अब देखो तो Fe2+ का जो हमारा कॉम्प्लेक्स होगा कॉन्फ़िगरेशन, वो सबसे पहले तो आर्गन हो जाएगा, और 18 2 20 और 6 26 हो गया, है ना। लेकिन 2+ है तो यहाँ वाला क्या हो जाएगा, 0। अब डी में देखो हमारे पास 5 डिब्बे हैं, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स है, पहले तो इसको हुंड्स के अकॉर्डिंग तुम भर दो, 6 हो गया, है ना। और 4s तो खाली पड़ा हुआ है, और Cn स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, Cn कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। अब Cn स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयरिंग कराएगा, पेयरिंग कराएगा। अब ये आएंगे यहाँ और ये आएंगे यहाँ, और जब पेयरिंग कराएगा तो कैसा हो जाएगा, पेयरिंग कराएगा
तो ऐसा हो गया, ये यहाँ और ये यहाँ, तो 2 डी खाली हो गए, अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0 हो गए। यहाँ पर मालूम चल गया कि अगर हम पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड में अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो पहले डी यूज हो रहा है कि पहले एस यूज हो रहा है। अब पहले डी का खाली डिब्बा है तो पहले हम लोग को क्या यूज करेंगे, डी। पहले क्या यूज करेंगे, डी। तो डी हो गए, और कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है, 6। तो एस कितना यूज होगा, 1, और पी कितना यूज होगा, 2, 3, 4, 5, 6। तो D2 और sp3 यूज हो गया है ना। तो D2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गए, अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0 हो गए, ये डायामैग्नेटिक इन नेचर का हो गए, डायामैग्नेटिक इन नेचर हो गए। डी पहले यूज हुआ, इनर कॉम्प्लेक्स कहलाए। इनर कॉम्प्लेक्स का मतलब लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहलाए, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहलाए, है ना। अब एक बात बताओ, अब यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन तो पता चल गया, स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो गए, है ना, जिसका बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। कोई दिक्कत है, नहीं है। अब कैसे लिखेंगे इसको, जैसे अभी आ गए 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो गया, है ना। और साइड में क्या आ गए, काउंटर आयन आ गए K4+, है ना। K4+ हो गए, और यहाँ K4- हो गया, यहाँ है ना K4, इधर 4+ और इधर +1, तो यहाँ 4- और यहाँ +1। समझ रहे हैं कि नहीं, इस तरीके से हो गए। तो हमने आपको बताया K4FeCN का हॉल 6 कंपाउंड का, उसमें जो CMA है हमारा, उसका क्या हाइब्रिडेशन होगा, हमने वो बताया आपको। अब हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको बता रहे हैं, ढेरों सारा क्वेश्चन बता रहे हैं कि कैसे हम कॉम्प्लेक्स में यहाँ निकाल पाएंगे। शानदार शानदार क्वेश्चन है, हाइब्रिडेशन सबसे आसान टॉपिक है और बड़ा इंटरेस्टिंग भी है, इसलिए इसमें कोई भी सवाल को आप आसानी से बना सकते हैं। अगर मान लो हमारे पास लिख दिया हमने, सपोज करो Fe ले लिया और H2O का हॉल 6 ले लिया और यहाँ पर 2+ ले लिया। अब हमको बनाना है कि इसका क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा, कैसे हम लोग यहाँ निकाल पाएंगे, तो बताइए। तो अब मान लो हमारे पास यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया, 6 आया। क्यों, क्योंकि वाटर मोनोडेंटेड है, एक मोनोडेंटेड एक डोनर होता है, एक डोनर रखता है, तो 6 मोनोडेंटेड है तो 6 डोनर हो गया, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। इसका मतलब sp3 या D2sp3 बोल सकते हैं, लेकिन मालूम नहीं कि ये होगा क्या, और वाटर तो 0 होता है चार्ज में। इस प्रकार से ये x + 0 = +2, तो ये +2 आ गए। अब Fe+2 का बार बार देखिए, बार बार कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत पड़ती है, कॉन्फ़िगरेशन मालूम होगा तभी तो बना पाएंगे आप। अब मान लो हमने आर्गन लिखा और 4s0 लिखा और 3d क्या हो गया, 6। अब आप एक बात बताओ, 3d 6 हो गया तो d में हमारे पास 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गया, है ना। अब हमारे पास ये तो H2O वीक लिगेंड होता है ना, H2O वीक लिगेंड है। तो अब आप एक बात बताओ, हमारे पास D में पहले से इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, क्या हम जो CN वाटर को लेके जाएंगे यहाँ पे, तो एक वाटर 2 इलेक्ट्रॉन को एक डिब्बे में डालना चाहेगा। अब पहले से एक भरा हुआ है, तो 2 और 1 मिला कितना हो गया, 3। इसका मतलब हम वाटर यहाँ नहीं डाल सकते, नहीं रख सकते, पहले से ऑलरेडी एक एक इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब इसके बाद वाला जो खाली पड़ा हुआ है S P और क्या खाली पड़ा हुआ है D, तो D बाद वाला यूज हो रहा है, पहले S यूज हो रहा है। पहले कौन यूज हो रहा है, S, और D बाद वाला यूज हो रहा है, पहले वाला नहीं। तो बाद वाला का मतलब क्या हो गया, आउटर कॉम्प्लेक्स हो गया। तो S वाला यूज हो रहा है, तो S में एक डिब्बा यूज हुआ, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 करना है। इसमें 3 यूज हुआ, 3 1 2 3 4, यहाँ पर कितना 5 6, तो के गो वाटर हुआ, 1 2 3 4 5 6, है ना। इस प्रकार से इसका जो हाइब्रिडेशन आ गए
sp3 और d2, sp3 और d2 है ना। और sp3 d2 कैसा हो गया, ऑक्टाहेड्रल हो गया। और यहाँ गौर से देखिए आप, बॉन्ड एंगल तो मालूम है हम लोग को 90 डिग्री हो जाएगा। अनपेयर इलेक्ट्रॉन देखिए तो कितना आ गया, 1, यहां से देखना 1 2 3 4, अनपेयर इलेक्ट्रॉन 4 आ गए। इसका मतलब मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला आ जाएगा 4 इंटू 4 प्लस 2, तो 6 4 24 bm बोर मैग्नेट्रॉन। मैग्नेटिक मोमेंट को हम लोग बोर मैग्नेट्रॉन में निकालते हैं। अब बताओ, ये पैरामैग्नेटिक हो गया, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। और बताओ, ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब कलर्ड कंपाउंड होंगे। ये कैसा कंपाउंड होंगे, कलर्ड कंपाउंड होंगे। इस तरीके से बहुत सारा आप कॉम्प्लेक्सेस में हाइब्रिडेशन निकाल सकते हैं ना। तो हमने आपको आज सारे हाइब्रिडेशन के बारे में बताया और ढेर सारे कॉम्प्लेक्सेस के बारे में बताया कि किस तरीके से हम हाइब्रिडेशन निकाल लेते हैं। हाइब्रिडेशन निकालने का शॉर्ट तरीका है, हाइब्रिडेशन डिपेंड करता है कोऑर्डिनेशन नंबर पर, कोऑर्डिनेशन नंबर डिपेंड करता है लिगेंड्स पर। लिगेंड्स डोनर एटम है, कितना डोनर एटम होगा उस पर कोऑर्डिनेशन नंबर डिपेंड करेगा। मान लो बाइडेंटेड है, उसका होल ट्वाइस है, 2 दूना 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। मान लो ट्राइडेंटेड है, उसका होल ट्वाइस है, तब कितने हो गए, 6 हो गए, 3 दूना 6 हो गए, है ना। इस तरीके से हम अच्छे से हाइब्रिडेशन सीख पाए हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, शानदार टॉपिक है। तो आज यहीं तक रहने दीजिए। थैंक यू सो मच।